नहीं 25 मेरे पास है, 25 अजय को दे दो, बात तो एक ही है। हाँ तो कर वो पुलिस वालों को अजय ही कहेगा ना। अच्छा, आप आ जाओ, इसमें 30 को आ जाओ, 31 को आ जाओ और अजय को दे देना। अच्छा अच्छा वो अजय उनको फोन कर देगा जी जी। तेल वालों को कि भाई उनके 50 पूरे आ गए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भैया, क्या फैसला है? ये भी डिसीजन होना है इसमें। हाँ जी अंकल। अभी डिसीजन होना है इसमें, टाइम नहीं है। अंकल मैं क्या बोलते हैं 25 लाख रुपए बच्चे के नाम से ही दूंगा। ऐसा है, 25 तू दे या ना दे, 25 तो ये गए जो तेने एडवांस में ये बयान आ रहा था। अब फैसला नहीं मान रहा, फैसले से तुम मट रहे हो। 25 लाख रुपए महीने दे के खत्म कर दे, अपनी बात करते रहियो। हमारे पे इतना टाइम नहीं है भैया, ना इतने खाली है हम। हाँ, मैं समझा नहीं आपकी बात। जो 25 लाख रुपए कह सारे हम जैन साहब को दे के खत्म कर रहे, अपना करते रहियो फैसला। हमारे पे इतना समय नहीं है। हाँ, फैसले में कोई फैसला नहीं हुआ था कितने पैसे जम नाम करेंगे बच्चे के। अंकल एक बात तो बताइए, ये भी अरे मैं कह रहा, हमें सुनने की जरूरत ही नहीं है यार, तुझे हम समझा रहे, बात ही नहीं समझ रहा तो। अंकल मैं तो अपनी एक रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि मैं 25 भैया लाख रुपए जो है वो अपने बेटे के नाम से देना चाहता हूँ। भैया वो नहीं होगा। हाँ या ना बता। हाँ जी। हाँ ना बता। 25 लाख रुपए अगर तुम फैसले से नाट रहे तो तुम्हारा ये खत्म, जो हम पे आए हुए थे हम इन्हें दे देंगे, लड़की वालों को करते रहिए अपना फैसला। मतलब ये 25 लाख खत्म हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। जब फैसला कोई तय हो गया, उसमें एडवांस रकम हमारी कभी वापस नहीं जाती, किसी से पूछ लिए। I became a father on 4th of April 2017 और तब से लेके आज तक शायद मेरे बेटे की उम्र 2.5 साल हो गई है और मैंने सिर्फ उसे 4 महीने देखा है। 1 महीने का था तो 1.5 महीने का वो अपने घर वापस चला गया। मेरी वाइफ थोड़ा टाइम के लिए वापस आई, फिर मुझे छोड़ के चली गई। तब से लेके आज तक मुझे पता है कि मेरा बेटा कौन है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पता कि उसका पापा कौन है। मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी पूरी पलट गई। मेरे पे कुछ केसेस फाइल हो गए जो मेरी वाइफ की तरफ से थे। उससे पहले मैंने एमिकेबली उससे बहुत बात करने की कोशिश करी कि सब कुछ सेटल हो जाए, लेकिन कुछ सेटल नहीं हुआ। 5 महीने पहले मैंने अपने बेटे को 10 मिनट के लिए देखा था। सब कुछ बोल रहा था, बस पापा नहीं बोल रहा था और पहचान नहीं रहा था। वो एक शब्द पापा उससे सुनने के लिए कान तरस रहे थे मेरे। उसको गोद में लेकर सिर्फ उससे इतना कहा मैंने कि बेटा एक बार पापा बोल के दिखा दे। पापा पापा और उसने पापा बोला और मुस्कुरा दिया। उसके अलावा कुछ नहीं बोला वो मुझसे। वो शब्द सुनने के बाद मेरे कलेजे को जो ठंडक पहुंची ना, उस ठंडक के लिए मैं पिछले 2 सालों से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उससे मैं अब मिल नहीं पाया या मैं उसके साथ रह नहीं पाया। मेरी वाइफ मुझे ब्लैकमेल करती थी कि अपने मदर फादर से अलग रहो, उनको छोड़ के, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे बेटे से भी नहीं मिलने दूंगी। इसको लेकर के मेरे इश्यूज़ चल रहे थे उससे, और उसने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। ये सारी बातों को लेके जब मैं नहीं माना तो वो घर छोड़ के चली गई। कुछ टाइम तक बातें करता रहा, बोलता रहा, उसे मनाता रहा कि वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, और वो वापस नहीं आई। अक्टूबर 2017 तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो रहा था धीरे धीरे, अपने बेटे को मैं खो चुका था। 2017 अक्टूबर में मैंने डिसीजन लिया दैट आई वुड एंड माई लाइफ एंड आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। मैं घर छोड़ के चला गया। 10 दिन लगे मुझे हिम्मत जुटाने में, ये फैसला करने में कि नाउ इट इज़ द एंड। मैं जाके एक डैम पे बैठ गया। वहाँ पे मेरे पास मेरा एक फ़ोन था जिसमें मेरे बेटे की कुछ वीडियोस मेरे पास थीं। सोचा कि सब कुछ ख़त्म करने से पहले एक बार उसकी वीडियोस देख लेता हूँ। वो वीडियोस ऑन करी,
थोड़ी देर वो वीडियोस देखी, नहीं अपने आप को कन्विंस कर पा रहा था कि वो मेरे पास नहीं है। वीडियोस देखने के बाद फ़ोन पीछे फेंक दिया और खड़ा हो गया कूदने के लिए। अचानक पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो फ़ोन की तरफ वापस देखा, वो फ़ोन में बेटे की वीडियो चल रही थी। और उसके साथ खड़े हुए ना मुझे मेरे फादर और मदर खड़े नज़र आए, मम्मी पापा खड़े हुए नज़र आए। मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे सामने खड़े थे। मैं उसे बेटा बोल रहा था और वो मुझे बेटा बोल रहे थे। खड़े खड़े ना मेरे पाँव कांपने लगे वहां पे कि मैं क्या करूं। मैं एक तरफ अपने बेटे को ढूंढ रहा था और एक तरफ वो अपने बेटे को बुला रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कूदने की। जिस 5 महीने के 4 महीने के बेटे के लिए मैं डैम पे खड़े होके मरने वाला था, पता नहीं क्या दिमाग में आया कि 30 साल मेरे माँ बाप ने मेरे को पाला है, मैं यहाँ से कूद गया, मेरे चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे और उन चीथड़ों को लेकर के मेरे माँ बाप सारी जिंदगी रोते रहेंगे। वो एक हिम्मत थी जो मुझे आई और वहां से ना मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को मेरे बेटे के लिए तो जीना है, लेकिन उससे पहले मुझे ना मेरे माँ बाप के लिए जीना है। मैं मेरे माँ बाप की दी हुई जिंदगी ऐसे खत्म नहीं कर सकता। मुझे अगर मरना ही है ना तो मैं इन सब चीजों से लड़के मरूंगा, वो ज्यादा अच्छा है। कायरो वाली मौत मर के एक चिट्ठी लिख के कि क्या बोलते हैं मेरी पत्नी ने मेरे को इतना परेशान कर दिया और वो कर दिया, मैं अपने माँ बाप को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। उस टाइम मैंने ये फैसला किया कि मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा। 10 दिन तक मेरे घर वाले मुझे ढूंढते रहे, लेकिन मैं नहीं था। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाई, वापस गया। पता था कि 10 दिन से ढूंढ रहे हैं सब मुझे। मैंने घर पे फ़ोन किया। ये डर था कि किसको फ़ोन करूँगा, कैसे करूँगा। तो ना तो पापा के फ़ोन पे कर पाया, ना मम्मी के फ़ोन पे कर पाया। सोचा अपने फ़ोन पे एक फ़ोन करूँगा। अपने फ़ोन पे फ़ोन किया। मेरी सिस्टर ने फ़ोन उठाया मेरा। उसने हेलो बोला, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया उस टाइम, क्या बोलूं। वो हेलो हेलो करती रही इस उम्मीद में कि कोई आवाज सामने से आएगी। मैंने सिर्फ हेलो बोला, हेलो हेलो हेलो। 4 आवाजें वहां से आई। मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी दोबारा हेलो बोला तो एक ही आवाज सामने से आई। मेरी सिस्टर मुझसे सिर्फ 1-1.5 साल बड़ी है। मैंने हेलो बोला। मुझे कहती है, मेरे बच्चे कहाँ है तू मुझे अभी बता, मैं तुझे वहीं लेने आऊंगी अभी की अभी। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उस टाइम। मैंने सोचा था मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, सिर्फ उनको ये बता दूंगा मैं ठीक हूँ। लेकिन ये जो कायरता का स्टेप मैंने उठाया था ना, मुझे ये समझ में आ गई थी कि मैंने अपने घर वालों को, अपने डियर वंस को, सबको ना बहुत दुख पहुंचाया। मेरी दीदी ने वहीं पे मुझसे बात करी। मैंने उनको बताया कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं घर वापस आ रहा हूँ। ये कह के मैं फ़ोन रख दिया। मैंने कहा मैं सेफ हूँ, लेकिन मेरी चिंता मत करना, मैं घर वापस आ जाऊँगा। मैं जिस भी जगह था वहाँ से मेरे घर का रास्ता 10:30-11 घंटे का था। मैं
मैं 4 बजे वहाँ से निकला और करते 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 मैं 2 बजे अपने घर पहुँचा हूँ। 2 बजे मेरे घर पे मेरी बैल्कनी के अंदर 10 जने खड़े हुए थे, ये इंतज़ार करते हुए कि वो पहली झलक मेरी कब देख पाएंगे। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैं उनको छोड़ के चला गया। मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन तब हुई जब मैं अपने घर वापस आया। शायद कोई भी इंसान जो सुसाइड करने चला जाता है वो मंज़र नहीं देख पाता जो उसके पीछे से होता है। मैंने उस मंज़र को एक एक पल जिया है। मैं अपने घर वापस गया हूँ तो रात के 2 बजे 2:30 बजे सब जने बालकनी में खड़े होके ये इंतज़ार कर रहे थे कि उनका बेटा, उस किसी का भाई, किसी का भतीजा कब वापस घर आएगा। उस चीज़ से मुझे एक एहसास हो गया था, हमारे खुद से ज़्यादा ज़रूरी हमारे वो लोग होते हैं जो हमारे लिए जीते हैं, तो हमें उनके लिए जीना चाहिए। अपनी लाइफ ऐसे ख़त्म मत करो। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें लाइफ में आती हैं, इनको झेलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बात ये सोच के चलो, ख़त्म हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ना लड़ पाओगे ना जीत पाओगे। सिर्फ एक हार के डर से कि मैं हार जाऊंगा ट्राई भी ना करना सबसे बड़ी गलत बात होती है। उस घटना ने जीवन में मुझे ये सिखा दिया, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे वो लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं। उस चीज़ ने मुझे ये सिखा दिया कि बुज़दिलों की मौत मरने से अच्छा ये है लड़के मरो। लड़े बिना कुछ नहीं मिलेगा, लड़के फिर भी चांस है कुछ मिलने का। लड़ते नहीं हो, मर जाते हो जाकर, उससे क्या होगा? मरने के बाद भी ससुराल वाले तुम्हारे घर वालों के पीछे पड़े रहेंगे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर वालों के पीछे पड़ी रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा उससे। मरना ही है ना। बुज़दिल की मौत मत मरो, उठो, खड़े हो और लड़के मरो। आज, कल, परसों, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे बेटे को बताए। मेरा बेटा कभी ना कभी तो पूछेगा ना मेरा फादर कौन था, तो मैं ये नहीं चाहता कि उसके कान में ये जाए कि तुम्हारा बाप एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ पैसे मुझे देकर ये कह के चला गया कि ये पैसा रख लो, मुझे बेटा नहीं चाहिए। ये वो बताएगी उसको, मेरी फीलिंग नहीं है ये। मुझे आज सब कहते हैं कि अपने बेटे को छोड़ दो, अपने बेटे को छोड़ दो, अपने बेटे को छोड़ दो, दूसरी शादी कर लेना, दूसरा बेटा कर लेना। अरे ये काम तो वो भी कर सकती है ना, बेटे को दे दे, दूसरी शादी कर ले। लेकिन मैं इसके भी खिलाफ हूँ। अ चाइल्ड नीड बोथ दी पेरेंट्स साइमल्टेनियसली। उसे एक माँ और एक बाप दोनों की ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसे माँ और बाप दोनों का प्यार किस तरीके से मिले। ये लड़ाई एक हस्बैंड और वाइफ की है, एक फादर और एक मदर को इस लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मेरी जुडिशरी से यही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें बच्चे का हित तो सबसे पहले देखा जाए, लेकिन एक फादर और एक मदर का हित भी ध्यान में रखा जाए। आज चाइल्ड कस्टडी एक सिंगल हैंडेड टूल होकर रह गया है, जो 90% केसेस में मदर के पास चली जाती है और एक फादर तड़पता रहता है 4 साल 5 साल तक। 5 साल तक उसको अपने बच्चे से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता। विजिटेशन राइट्स के नाम पे 1 घंटे 2 घंटे के टाइम को अगर कोर्ट ये जस्टिफाई करती है कि महीने में 2 घंटे मिलके एक फादर और सन का रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, तो ये गलत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बराबर का टाइम दोनों को मिलना चाहिए, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो। आई वॉज अ फादर बट येट आई वॉज नॉट अ फादर बिकॉज माई चाइल्ड वॉज नॉट विद मी। आई विल फाइट फॉर माई चाइल्ड एंड दैट्स फाइन।
मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। अभी जो आपने सुनी वो रजत की कहानी थी। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। पिछले 9 सालों में मैं ऐसे अनगिनत केसेस देख चुकी हूँ जहाँ पे डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन सच्चाई या डिफरेंसेस या रीज़न फॉर डिस्प्यूट कुछ और ही होता है। और ये भी वही केस है। जिस तरह के एविडेंसेस मैंने इस केस में देखे हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इनोसेंस के इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो हैं गैदर कर पाते हैं। रजत के फादर 36 दिन तक जेल में थे इस एलिगेशन पे कि उन्होंने अपनी बहू को मारने की कोशिश की। लेकिन जिस दिन की ये घटना बताई जाती है कि उन्होंने अपनी बहू को उन्हीं के घर पे जाके बेल्ट से गला दबा के मारने की कोशिश की, उस दिन अंकल दिल्ली में थे। शायद हम सब लोगों में से फील कर सकता है कोई भी कि अगर आपके फादर के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस कोई लगाए और वो जेल में जाएं तो कैसा महसूस होगा। लेकिन इट्स क्वाइट फनी कि रजत के इन लॉज की तरफ से उसके पास ये रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो लोग खुद एडमिट करते हैं कि रजत के पिताजी जो हैं वो बेकसूर जेल काट कर आए हैं। हेलो। हाँ भाई साहब, संजय दिल्ली से, पश्चिम बिहार से। हाँ जी। हाँ जय भाई साहब। जय जी। भाई साहब आपसे एक थोड़ी बात कहनी थी आपसे। हाँ जी। थोड़ा सा मीटिंग के बाद से ना थोड़ा सा बेटा रजत बच्चे को कृषि को लेकर थोड़ा सा अपसेट सा है। थोड़ा सा उसको रजत जो है बच्चे को लेकर थोड़ा सा अपसेट सा है वो इस वक्त। उसको मैं समझाता हूँ सारी चीज़ के लिए। उसको मैं बात देखो, मैं कोई भी बात कहूँ वो आपको बुरी लगेगी। जी बताइए। मुझे क्या लेना इन बातों से। उस लड़के का ये फैसला भी अगर हो गया, ये लड़का आपकी मौत का कारण बनेगा। ये जब तक जेल नहीं जाएगा लड़का, तब तक ये अपने जीवन में सुधार नहीं करेगा। और एक बार जो जेल चला जाओ, सुधारने की भारी गारंटी है फिर। जी। ये स्टाम्प पे लिखित बात बता रहा आपको। नहीं आप नहीं। जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, जी उसे जो है पहाड़ की ऊंचाई का पता नहीं लगता। जी। और ये ठोकर लगते भी नहीं सुधरना चाह रहा आपका बेटा। और इससे बड़ी ठोकर क्या लगेगी, इसका बाप जी 35-40 दिन बेकसूर बाप जेल में रह लिया हो, जी उससे भी वो सबक नहीं ले रहा। जी। अगर कोई इंसान अटेम्प्ट टू मर्डर, मॉलेस्टेशन और एक्सट्रीम फिजिकल वायलेंस के एलिगेशंस लगाता है और उसके बाद वो केसेस वापस करने के लिए 50 लाख की डिमांड रखता है, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में उसको क्या कहा जाएगा? क्या उसको एक्सटॉर्शन नहीं कहा जाएगा? रजत पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ से कंप्लेंट फाइल हो, क्योंकि उससे पैसे एक्सटॉर्ट किए गए हैं और उसके पास उस चीज़ की एविडेंस है। लेकिन आला अफसर जो शामली पुलिस के हैं, यूपी पुलिस के हैं, वो ये एविडेंस देखने के बावजूद भी इनको इग्नोर कर देते हैं। आखिर क्यों? और अब आप एक और रिकॉर्डिंग सुनिए जहाँ पे रजत के इन-लॉज जो हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस तो है वो पैसे की है, आपके बिस्तर में हैं वो लोग, और जज जब तक घर का ना हो तब तक आपको न्याय नहीं मिल सकता। तो ये सोचने की बात है कि रजत के जो इन-लॉज हैं क्या पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं या पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब कोई इंसान, पुलिस, जजेस, हमारे जुडिशरी का इस तरह से मजाक उड़ाता है जो कि आप अभी सुनेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर भी अगर कोई कानूनन कार्यवाही ना हो तो उस चीज़ का क्या पुलिस जवाब दे सकती है? मैडम, और इसे जेल जाने से इस हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं रोक सकता, चाहे एक दिन को जाए। जी। पहले हाई कोर्ट से ये सेम दे के आदेश भी ले आए, जी तो भी 2-3 दिन को तो जाना पड़ेगा कम से कम। जी। और 2-3 दिन को भी जब जाएंगे जब डिस्ट्रिक्ट जज बिल्कुल आपके घर का होगा। देखो बात तो सुनो जी। अगर देखो पुलिस किसी की नहीं होती। जी। पुलिस या तो उसकी होती है जो उनका बिस्तरा बांध सके। जी। या होती है पैसे की। जी। इसके अलावा वो अपने सगे भाई की भी नहीं होती पुलिस। जी। बोला जी। तो अब मान लिया पुलिस को ये पता लग गया कि इनका फैसला हो गया। जी। उसके तो पेट में दर्द हो जाएगा ना। जी समझ रहा हूँ मैं। वो पेट में दर्द भी हो जाएगा, बहन जो लोग मुर्गी लिकट की आते हैं। रजत के पास एक एक प्रूफ है, एक एक सिंगल लाइन जो उनके और उनके परिवार के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उसको डिस्प्रूव करने की। लेकिन यूपी पुलिस, शामली पुलिस ने
कोई जहमत नहीं उठाए कि वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। मैं सिर्फ इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं आप सब लोगों के थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को यूपी पुलिस के साथ शेयर कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को भेजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, हर उस इंसान को भेजिए जो शायद रजत को न्याय दिला सकता है। और हम ये न्याय नहीं मांग रहे कि रजत को फ्री कर दिया जाए या क्विट कर दिया जाए, नहीं, हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट करा जाए, इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से हो, क्योंकि चाहे वो कॉल रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो मोबाइल टावर लोकेशंस हों, चाहे वो आपने खुद ही सुना कि किस तरह से उसके इन लॉज की साइड से 25 लाख की डिमांड रखी जा रही है, आप सब लोगों ने उस ऑडियो को सुना, उनसे 25 लाख रुपए और मांगे जा रहे हैं। तो जब 50 लाख रुपए मांग के इस तरह केसेस के बाद सेटलमेंट करी जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो डाउरी का केस था या क्या केस था। बाकी मुझे लगता है कि रजत की जो शेयरिंग है उससे आप में से जितने भी ऐसे जो इंसान हैं, ऐसे जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, उनके परिवार हैं जिनके जो शायद इन्हीं कंडीशंस में हैं, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी कि प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ एंडिंग योर लाइफ। इट इज़ वेरी प्रेशियस, और आप लोगों के जाने के बाद आपके पेरेंट्स जिस हाल में रहते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये प्ली या ये रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ दैट बिकॉज आई हैव समथिंग अगेंस्ट रजत्स वाइफ और हर फैमिली, यू नो, they did whatever they did, but it is very important that this case be investigated thoroughly and rightly by UP police, by Shamli police. आप सब लोगों ने खुद सुना है कि कैसे 25 लाख रुपए वो लोग ले चुके हैं, और अब ये कहते हैं कि ये पैसे तो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि रजत ने ये डिसीजन लिया कि वो जो बाकी की पेमेंट जो इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए करना चाहता है वो अपने बेटे के नाम पर करना चाहता है। आई थिंक एवरीबडी इज़ human enough to understand that Rajat was right in asking for the same. He wanted to secure the future of his son, जिससे वो इतने सालों से मिल नहीं पाया है। उसकी गलती कहाँ पे है वो, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भी सिर्फ यही लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि उनकी गलती कहाँ हुई। Please do share this video so that Rajat and his family could get justice. Thank you so much.